Assalamu alaikum dear students. My name is Hafiz Rehan Aslam and I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College साहिबाद। मैं आपको डिविजनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 और हमारे चैप्टर का नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। टॉपिक है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस स्टडी की थी। उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो पहली फोर्स है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स हमने दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन को देखा। उस अट्रैक्शन में क्या था कि हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स। जो सेकंड फोर्स हमने स्टडी की थी उसका नाम था आयन डाइपोल फोर्स। अब आयन डाइपोल फोर्स में हमने देखा था कि हमारा एक आयन जब भी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से सराउंड होता है तो उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है उस अट्रैक्शन का नाम है आयन डाइपोल फोर्स। जो तीसरी फोर्स हमने स्टडी की थी उसका नाम था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसके अंदर जो एक पोलर मॉलिक्यूल था वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट करते हुए उसके साथ अट्रैक्शन बनाता है। इस फोर्स का नाम था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और जो लास्ट फोर्स हमने स्टडी की थी उसका नाम था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अपने ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हुए एक दूसरे को डाइपोल में कन्वर्ट करते हैं। जो पहला मॉलिक्यूल डाइपोल में कन्वर्ट होता है उसका नाम रखा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से जो दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर डाइपोल एग्जिस्ट किया उसको हमने नाम दिया था इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई उसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इस प्रीवियस नॉलेज के बाद हम अपने आज के लेक्चर पर जाएंगे। आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हमने एक नई फोर्स को स्टडी करना है। उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करेंगे, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Hydrogen bonding is the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom and partial positively charged hydrogen atom। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। अब इस फोर्स को स्टडी करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द वाटर मॉलिक्यूल in which oxygen is electronegative atom and due to which hydrogen is partially positive, so water is a polar molecule। अब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर एक
पोलर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। तो जब भी वो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के करीब जाएगा जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा उस हाइड्रोजन की तरफ। तो ऑक्सीजन का उस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट होगा। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब हम फीचर पर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की निस्बत भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब आपके सामने ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर एक मॉलिक्यूल एसीटोन का है जिसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है। अब एसीटोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। The hydrogen bonding present in the molecules of ammonia। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में भी मौजूद होती है। अब अगर हम अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, और जब हम दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। The exceptional low acidic strength of hydrogen fluoride molecule as compared to HCl, HBr and Hi is due to this hydrogen bonding, because the partial positively charged hydrogen is entrapped between two highly electronegative atoms। अब जो HF का मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है HCl, HBr और HI की निस्बत। रीजन ये है कि जब भी एक HF का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। फिर उसी तरह जब HF का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा तो दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के दरमियान में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का रिमूवल डिफिकल्ट होता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल डिफिकल्ट होने की वजह से हमारे HF के मॉलिक्यूल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक होती है। इसके बाद
हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है that is thermodynamic property. Let us compare the physical properties of hydrides of group 4A, 5A, 6A and 7A. आपके सामने एक डायग्राम इंडिकेट की जा रही है जिसमें ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A के हाइड्राइड्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अंदर ग्रुप नंबर 4 जो कार्बन से स्टार्ट होते हुए टिन तक जा रहा है, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद टिन तक जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। कार्बन से टिन तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का रीजन ये है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमारे एलिमेंट का साइज बड़ा होता जाता है। उस बड़े साइज की वजह से एलिमेंट के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करती है। इस पोलैरिटी की वजह से हमारा मॉलिक्यूल जो सा है वो स्ट्रांगली अट्रैक्शन करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अब अगर हम ग्रुप 5 को कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 5 का पहला मेंबर है NH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। उस डिक्रीजिंग के बाद फर्दर एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसी तरह अगर हम ग्रुप 6A को देखते हैं तो ग्रुप 6A का पहला मेंबर है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है जबकि उससे नेक्स्ट मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसका रीजन भी यही है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम ग्रुप 7A के मेंबर को देखते हैं जिसमें पहला मॉलिक्यूल HF का हमें नजर आ रहा है, HF का भी बॉइलिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट मेंबर से ज्यादा है और इस बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने की वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CH4 has the lowest boiling point because it is very small molecule and its polarizability is the least. CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह ये है कि इसका साइज कम होने की वजह से इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। It is interesting to know that the boiling point of water seems to be more effective by hydrogen bonding than that of HF. Fluorine is more electronegative than oxygen. ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि फ्लोरीन जो सा है वो ऑक्सीजन की निस्बत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। We should expect hydrogen bonding in HF to be stronger than that in water, and as a result the boiling point of HF should be higher than that of H2O. However, it is lower, and the reason is that the fluorine atom can make only one hydrogen bond with electropositive hydrogen of a neighboring molecule, and water can form two hydrogen bonds per molecule. हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इनको वाटर की निस्बत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर की निस्बत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में HF के मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के मॉलिक्यूल की निस्बत कम है। रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि HF के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF के मॉलिक्यूल की निस्बत हाई होता है। जो दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज
solubility of hydrogen bonded molecules. Water is the best example of hydrogen bonded system. Similarly, ethyl alcohol also has the tendency to form hydrogen bond. So, ethyl alcohol can dissolve in water because both can form hydrogen bonds with each other. वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम की सबसे बेहतरीन मिसाल है। उसी तरह जो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो जब भी किसी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की तरफ जाएगी तो उसको अट्रैक्ट करते हुए अब उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। इथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो जब भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ जाएगी तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगी। उस अट्रैक्शन की वजह से जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrocarbons are not soluble in water at all because they are non-polar compounds. अब आपके सामने डायग्राम इंडिकेट की जा रही है जिसमें इथानॉल और वाटर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडिकेट हो रही है। इथानॉल या इथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर वाटर के हाइड्रोजन को डोनेट कर रही है। उसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो तीसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन। When the temperature of water is decreased and ice is formed, then the molecules become more regular and this regularity extends throughout the whole structure. Empty spaces are created in the structure. That is why when water freezes, it occupies 9% more space and its density decreases. The result is that ice floats on वाटर। अब आपके सामने वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके अंदर आपको एम्प्टी स्पेसेस नजर आ रही हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि जो आइस है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। The lower density of ice than liquid water at 0 degrees Celsius causes water in ponds and lakes to freeze from surface to the downward direction. तो जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर की निस्बत 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर जब भी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। वाटर अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। वाटर अपने टेम्परेचर को लूज करते हुए 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस स्टेज ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइटली वार्म वाटर अंडरनीथ। अ स्टेज रीचेज व्हेन इट फ्रीजेस। दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। फिश एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा वो अपनी डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से सरफेस के ऊपर आ जाएंगे।
एक पॉइंट वो आएगा कि वो अपना टेम्परेचर लूज करते करते फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज होने के बाद जो आइस की लेयर बनेगी वो इंसुलेटर का काम करते हुए जो नीचे वाला वाटर है उसकी हीट को लॉस होने से बचाएंगे, जिसकी वजह से वो वाटर कई महीनों तक वाटर की फॉर्म में ही रहता है। उस पानी के अंदर फिश और प्लांट्स सरवाइव करते हैं और वो पानी आइस में कन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। Soaps and detergents perform the cleansing action because the polar part of their molecule are water soluble due to hydrogen bonding and the non-polar parts remain outside water because they are alkyl or benzyl portions and are insoluble in water। तो soaps और detergents जो से हैं उनके अंदर cleansing action इनके अपनी polarity की वजह से है, क्योंकि जो सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं उनके जो पोलर पार्ट हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखते हैं, और जो नॉन पोलर पार्ट हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर वैसे ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट अल्काइल या बेंजाइल पोर्शंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। और यही जो नॉन पोलर पार्ट हैं ये स्टेन्स को कपड़ों से रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। अब आपके सामने सोप और डिटर्जेंट की एक डायग्राम इंडिकेट की गई है। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले पोलर पार्ट्स भी मौजूद होते हैं और नॉन पोलर पार्ट्स जो स्टेन्स को रिमूव करवाते हैं वो भी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। Hydrogen bonding exists in the molecules of living system. Proteins are the important part of living organisms. Fibers like those found in the hairs, silk and muscles consist of long chains of amino acid. These long chains are coiled about one another into a spiral. This spiral is called a helix. अब आपके सामने डीएनए की एक हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पर भी यूज होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करती हैं। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है that is hydrogen bonding in paints, dyes and textile materials. One of the most important properties of paints and dyes is their adhesive action. This property is developed due to hydrogen bonding. Similar type of hydrogen bonding makes glue and honey as sticky substances. Paints और dyes की जो adhesive property है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। उसी तरह ग्लू और हनी बहुत ही स्टिकी सब्सटेंसेस हैं, इनकी जो स्टिकनेस है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अब आपके सामने पेंट्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। पेंट्स अपना एडहेसिव एक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनाते हैं। We use cotton, silk or synthetic fibers for clothing. Hydrogen bonding is of vital importance in these thread-making materials. This hydrogen bonding is responsible for their rigidity and the tensile strength. हम कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके अंदर रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर का रिव्यू देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने देखा कि किस तरह से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे बॉन्ड बना लेता है। इस बॉन्ड का नाम हमने रखा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसकी एग्जांपल में हमने वाटर के मॉलिक्यूल को स्टडी किया, उसके साथ साथ हमने NH3 के मॉलिक्यूल को भी देखा और साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल को भी हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी। किस तरह से इसमें हमने देखा कि किस तरह से कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर प्रॉपर्टीज के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से आइस की स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है और उस वॉल्यूम के एक्सपेंड होने की वजह से आइस की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और ये लेस डेंसर जो आइस होती है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल एंड फूड मटेरियल। बायोलॉजिकल और फूड मटेरियल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने डीएनए की स्ट्रक्चर में देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो एक हेलिक्स बनाता है और हेलिक्स की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स में भी देखी। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेंट्स के अंदर एडहेसिव एक्शन होता है, उसी तरह डाइज भी एडहेसिव एक्शन रखती हैं और टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर जो थ्रेड्स और क्लॉथ्स होते हैं उनकी जो रिजिडिटी और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट करती है। अब इस लेक्चर के बाद हम अपनी असाइनमेंट पर आते हैं। असाइनमेंट में एक्सरसाइज से हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। हमारे पास ये डिफरेंट लिक्विड्स मौजूद हैं। हमने ये बताना है कि इन लिक्विड्स के अंदर कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास अमोनिया, दैट इज NH3। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्टेन, C8H18। तीसरा मॉलिक्यूल दैट इज आर्गॉन। फोर्थ मॉलिक्यूल दैट इज प्रोपानॉन और जो हमारे पास इसका आखिरी मॉलिक्यूल है दैट इज मिथानॉल। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, प्रोपानॉन, प्रोपानॉल एंड ब्यूटेन हैव वेरी सिमिलर relative molecular masses. List them in the expected order of increasing boiling point. Explain your answer. प्रोपानॉन, प्रोपानॉल और ब्यूटेन इनके जो relative molecular mass हैं वो तकरीबन बराबर हैं। अब हमने इनको बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्टडी करने के लिए हमने इनके दरमियान डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखना होगा। जो असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 लिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। नंबर 1, इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, द शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड or the longer hydrogen bond between different molecules। जो दूसरा क्वेश्चन है, in a very cold winter the fish in the garden ponds owe their life to hydrogen bonding। तीसरा क्वेश्चन है, water and ethanol can mix easily in all proportions। जो चौथा क्वेश्चन है,
the origin of the intermolecular forces in water. उम्मीद करता हूँ मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो आपको इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.